नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म भावना एजुकेशन हब पे। फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज चल रही थी हाउ टू स्कोर 110 प्लस इन जीएस प्रीलिम्स, उसमें हम लोगों ने 2023 का पेपर और 2022 का पेपर विस्तार से सॉल्व किया था। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर किए थे क्योंकि दोनों में मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे। कट ऑफ से साइड 25 to 30 मार्क्स लगभग एक्स्ट्रा थे। इसमें भी 2021 का पेपर हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। इसमें भी मेरे मार्क्स जीएस में अच्छे थे। लगभग मैंने जितनी बार अटेम्प्ट दिया है सारे में मेरा जीएस 100 प्लस रहा है और कट ऑफ से करीब 20-25 मार्क्स तो ज़्यादा रहता ही रहता है। मैं सी सेट में थोड़ा सा गोल हो जाता हूँ। इसमें मार्क्स था ये तो 2020 का है। ये 2021 वाला है। इसमें मेरे मार्क्स थे 104.38, कट ऑफ आई थिंक 89 के समथिंग गई थी। ठीक है, सी सेट में कुछ नंबर से रुक गया था, 62.5 2 नंबर से रुका था। ठीक है, बट यहाँ हम लोग जीएस का पेपर सॉल्व करने वाले हैं और मैं आपको अपनी अप्रोच बताऊंगा कि वहाँ पे करते वक्त हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए थी। ठीक है, साथ ही साथ मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मैं बताऊंगा कि आप कंटेंट कहाँ से तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। यूपीएससी जो होती है ना, चाहे सारे सब्जेक्ट उठा लो, मान लो आपका पॉलिटी वाला है। ठीक है, तो पॉलिटी में जो कुछ चैप्टर होते हैं उसके ना, उस चैप्टर में से कुछ पॉइंट्स होते हैं ना जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जो काफ़ी जो होते हैं ना, जिनमें आप थोड़ा इफर्ट लगाओगे और वहाँ से ज़्यादा इनपुट मिलता है और उनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं और वो थोड़े ट्रिकी होते हैं। तो अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ ना कि क्या आपको ज़रूरत है इसके बनाने की, तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाया करूँगा। सिर्फ कंसेप्चुअल होगा, बहुत वो हाई यील्डिंग टॉपिक होगा, मतलब उनसे क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। जैसे टॉपिक्स का नाम बता दूं मैं, जैसे मान लो संवैधानिक विकास है ना, पॉलिटी से शुरू करते हैं। जैसे संवैधानिक विकास है 1773 से लेके 1947 तक। कोई भी एग्जाम बताओ, चाहे यूपीएससी कंडक्ट कराती हो, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस कंडक्ट कराता हो, इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ऐसे ही मान लो आपका फंडामेंटल राइट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें तो ये तो सिंपल हो जाता है कि आर्टिकल 12 में क्या लिखा है, 13 में क्या लिखा है, 14 में क्या लिखा है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स में ना कुछ ही एरियाज होते हैं ना जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे स्पेशली यूपीएससी की बात करूँ या फिर पीसीएस की बात करूँ, आरओ एआरओ की बात करूँ, सिंपल सा पूछेगा ना कि क्या ये बाध्यकारी है कि नहीं है, क्या ये सरकार की शक्तियों में सीमित करता है कि नहीं करता है। ठीक है, और क्या ये प्राइवेट प्लेयर्स के भी खिलाफ मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, क्या ये वाद योग्य होता है कि नहीं होता है। ऐसे ही आपका डीपीएसपी का हो गया, फंडामेंटल उसका हो गया, ड्यूटी का हो गया, ऐसे ही सो ऑन आगे बढ़ते हुए। और हर सब्जेक्ट में ऐसा कुछ होता है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए ना कि क्या हम लोग ऐसा शुरू करें कि नहीं शुरू करें। ठीक है, और जो हमारा अभी रनिंग वाला सीरीज है ना, उसमें भी बताइए कि क्या सुधार कर सकते हैं। ठीक है, सो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सेट ए है, ये सेट है उस वर्ष का 2021 का। पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपका जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है, जैसे यूपीएससी में भी क्या होता है ना, कुछ सेक्शन जो होते हैं बटे होते हैं। लाइक इकोनॉमी के एक साथ रहते हैं, फिर एनवायरनमेंट के रहते हैं। तो आप लोग जब पेपर सॉल्व करने जाइएगा तो एक चीज़ का ध्यान रख सकते हो कि मान लीजिए शुरुआत जो हो रही है अगर इकोनॉमी से आ रही है, ठीक है, और इकोनॉमी का पोर्शन जो है आपका थोड़ा सा वीक पड़ रहा है, तो आप वहाँ पे स्विच कर सकते हो ना, जहाँ आप काफ़ी कंफर्टेबल हो सकते हो। एटलीस्ट स्टार्टिंग के लिए तो ये वाली स्ट्रेटजी अपना सकते हो। मान लो आपका हाथ जो है ना वो पॉलिटी में काफ़ी स्ट्रांग है, तो आप शुरुआत वहाँ से कर सकते हो और फिर बाद में जब एक बार रिदम में आप आ जाओ फिर आप इधर आ सकते हो। ठीक है, लेकिन हम लोग तो सॉल्व करेंगे ना 1 to 100 ऐसे बढ़ते हुए करेंगे। ये इकोनॉमी वाला है, आपको लगातार 15-20 क्वेश्चन जो होंगे वो इकोनॉमी से दिखेंगे। हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, और स्टार्ट में मैंने आपको बताया था जब हम लोगों ने 2023 का सॉल्व कर रहा था, तो मैंने बताया था कि जो इकोनॉमी होती है, ठीक है, इकोनॉमी हो गया आपका, और आपकी पॉलिटी हो गई, इन्वायरमेंट हो गया, ये ना आपको पासिंग मार्क्स तो यहीं से दिला देते हैं। अगर आपका ईमानदारी से इकोनॉमी तैयार है, पॉलिटी तैयार है, इन्वायरमेंट तैयार है ना, तो आपके जो कट ऑफ वाले नंबर है तो इन्हीं 3-4 सब्जेक्ट से तो पार हो जाते हैं। ठीक है, बाकी जो हिस्ट्री आता है थोड़ा डीप में आता है, वो जस्ट एज लेने के लिए आता है। ठीक है, ये शुरुआत करते हैं हम लोग ना इकोनॉमी का क्वेश्चन। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। पता है कि नहीं पता है, लेकिन पता तो होना चाहिए था क्योंकि हम लोग आरबीआई के बारे में पढ़ते ही पढ़ते हैं। एटलीस्ट उसके गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है इतना तो पता होना चाहिए था ना। बैंकिंग का ये क्वेश्चन है, और ये जो इकोनॉमी में जो बैंकिंग वाला चैप्टर है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष इससे करीब 2-3 क्वेश्चन जो इकोनॉमी के होते हैं। मान लीजिए इकोनॉमी के अगर
15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें से दो तीन क्वेश्चन तो सिर्फ एक चैप्टर से, बैंकिंग वाले से होते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। सो ये तो बिल्कुल वेल नोन फैक्ट है कि जो केंद्र सरकार होती है वो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करती है। ठीक है, सो पहला तो बिल्कुल सही था, यहां से आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, दूसरा वाला, और अगर मान लो आपको ना भी पता होता ना, तो जो पहले वाली व्यवस्था थी ना, ऐसी 1 2 2 3 जो भी था, सो इसमें यूपीएससी तो बहुत हेल्प करती थी। जो एलिमिनेशन होता था ना, वो ऊपर तो काम करता ही करता था, नीचे बहुत शानदार काम करता था। तीन में से आपको कुछ भी अगर श्योर हो ना, तो एटलीस्ट 50% तो आ ही जाता था, या फिर अगर आपका नसीब सही होता ना, तो सीधा सीधा आंसर आ जाता था। जैसे मान लो आपको पहला वाला नहीं पता है कि ठीक है कि केंद्र सरकार जो होती है आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करती ही कि नहीं करती है, लेकिन दूसरा वाला स्टेटमेंट पढ़िए, भारतीय संविधान की कतिपय प्रावधान जो हैं वो केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। ये बताओ, भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान, ठीक है, हम लोग पॉलिटी तो पूरा पढ़ लेते हैं ना, आर्टिकल 1 से लेके 36 जो भी है, 300 आपके कुछ आर्टिकल हैं, किस वाले प्रावधान में, किस आर्टिकल में, अनुच्छेद में आप लोग ऐसा पढ़ते हो कि वो सरकार को निर्देश देते हैं, सरकार को देते हैं कि आप आरबीआई के गवर्नर को निर्देश दे सकते हो? ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो ये दूसरा वाला तो पक्का आप गलत कर सकते हैं कि भारत के संविधान में ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, आरबीआई को रेगुलेट करने के लिए मेनली आपके दो एक्ट हैं, एक वो 1934 वाला एक्ट है और एक 1949 वाला एक्ट है, उसमें प्रावधान दिए गए हैं। अगर जहां कुछ भी अगर ये वाला मेंशन आ जाए ना, हम लोगों ने 2 साल के तो पेपर सॉल्व कर रखे हैं, उसमें मैंने आपको बताया था ना कि जहां अगर कुछ आ जाए कि ये भारत के संविधान में दिया गया है, भारत के संविधान में प्रावधान किया गया है, तो ये एलिमिनेशन का चांस होता है। ठीक है ना, एक बार अपनी पॉलिटी की समझ देखो कि क्या ऐसे संविधान में कहीं दिया गया है, क्या नहीं दिया गया ना, तो तुरंत उसको काट लो। ठीक है, तो इस बेस पे जहां आप क्वेश्चन 2 एलिमिनेट कर, दो वाला नंबर जहां जहां है ना, उसको आप एलिमिनेट करते, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाता था। तो ये तो बिल्कुल फ्री के नंबर थे ना, एक तो अच्छा खासा टॉपिक था, आपको आना भी चाहिए था, प्लस यूपीएससी ने हेल्प कर दी, 2 बस एलिमिनेट करो, सीधा का सीधा आंसर आ गया था। ठीक है, तीसरा वाला ऑटोमेटिक सही है कि जो आरबीआई का जो गवर्नर होता है अपना अधिकार या पावर आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। यस, आरबीआई एक्ट जो 1934 वाला है। ठीक है, आगे के लिए आप क्या करोगे, जो बैंकिंग वाला चैप्टर है ना, प्लीज 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 आप लोग इसको देख लोगे, क्वेश्चन इससे बहुत अच्छे खासे आते हैं। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन मैंने देखा और सेम चैप्टर से आया था कि आरबीआई की भूमिका क्या है ना, वहां वाले से आया था। ठीक है, ये आपका हो गया, इजी था। दूसरा वाला, भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू कैजुअल वर्कर एम्प्लॉयड इन द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग कि जो नियोजित अनियत मजदूर है इनके बारे में 3 ही स्टेटमेंट है, कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाती है। पहला बोल रहा है, देखिए, जो सभी अनियत मजदूर होते हैं कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। जो हम लोगों ने बात की थी ना कि जो बहुत एक्सट्रीम बात करता है, जैसे देखिए ये क्या बोल रहा है कि जितने भी अनियत मजदूर होते हैं सारे के सारे वो क्या होते हैं, ईपीएफओ वाले कवरेज में आएंगे, क्या ईपीएफ के कवरेज में आते हैं। बहुत सी वो एक्सट्रीम बात कर रहा है ना कि जितने भी मजदूर होते हैं, जितने अनियत मजदूर होते हैं, क्या सारे के सारे कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के अधिकार हैं क्या? मान लीजिए एक बार अगर ये नियत मजदूर होता है ना, ठीक है, आप उसमें मे भी सोच भी सकते थे, लेकिन ये अनियत मजदूर की बात कर रहा है ना, और बोल रहा है कि जितने अनियत मजदूर हैं ना सारे के सारे इस सुरक्षा के हकदार हैं क्या? तो ये एक्सट्रीम बोल रहा था, इसको आप पकड़ सकते थे ना, ये आपको यूपीएससी ने हिंट दे रखा था। ठीक है, यहां से पहला वाला गायब कर दो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, वो तो आपको तुरंत ही मिल गया था। हाँ, वैसे इसमें आप पहले और दूसरा वाले में कंफ्यूज कर सकते थे, अगर बाई गेस जा रहे होते ना तो मे बी पहले और दूसरे में जा सकते थे। दूसरा वाला क्या स्टेटमेंट है कि जो सभी अनियत मजदूर होते हैं वो नियमित कार्य समय एवं समय ऊपरी भुगतान के हकदार हैं। ठीक है, ये कुछ सीधी सी बात बोल रहा है कि जितने भी कैजुअल वर्कर्स होते हैं ना, वो इंटाइटल फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स, उनको नियत अधिकार मिलते हैं, एंड ओवर टाइम पेमेंट, ये तो उनके फेवर में ही बात कर रहा है ना। आपको भी पता भी होगा कि अगर कोई ओवर टाइम करता है तो उसको ओवर टाइम का पेमेंट उसको मिलेगा। ठीक है, तो अगर पहले और दूसरे में अगर आपको डाउट हो रहा है ना कि दोनों में तो सभी लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप दूसरे को सही मान सकते थे और पहले वाले को गलत मान सकते थे। इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, जहां पहला आपने एलिमिनेट किया आपका तो वहीं सीधा आंसर आ गया था। इस हिसाब से कह सकते थे ना, इजी क्वेश्चन था ये। यहां भी 2 नंबर आपके मिल जाते हैं। तीसरा वाला, आर्थिक मंदी के समय बहुत ही, जो हम लोगों ने बोला था इकोनॉमी के कुछ ही चैप्टर तो हैं, 3-4 चैप्टर है जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इन्फ्लेशन है और उसी का उल्टा
सेशन, ठीक है। तो वही वाला चैप्टर है, हर साल क्वेश्चन आते हैं, रिपीट थीम रिपीट हुई है यूपीएससी की, आपने पीछे पढ़ा होता है ना, तो ये वाला था। और 2021 में वो बोला भी जा रहा था ना कि कोरोना के बाद जो बहुत सी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो मंदी की गर्त में जा रही हैं। सो कह सकते हो आपकी करंट अफेयर भी था, तो उस समय तो न्यूज़ भी चल रही थी, बहुत सारे कोचिंग वाले जो थे ना वो करंट अफेयर में भी इसको डिस्कस किया था। तो पूछ क्या लिया है कि आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा जो कदम होता है उसके उठाए जाने की संभावना जो है वो सर्वाधिक होती है। तो मान लीजिए मंदी आ गई है, सरकार क्या कदम उठाएगी कि फिर से वो पटरी पे आएगी अर्थव्यवस्था। पहला पढ़िए, कर की दरों में कर की कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना। मंदी आई है ना, मान लो मंदी आई है, तो मंदी से उबारने के लिए आपकी जो पॉलिसी होनी चाहिए ना वो क्या होनी चाहिए, प्रसारकारी होनी चाहिए, ठीक है, प्रसारकारी होनी चाहिए, एक्सपेंसरी होनी चाहिए, ठीक है ना, एक्सपेंशनरी होनी चाहिए। तो पहला क्या होगा, कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दरों में वृद्धि। देखो ये वाला तो ठीक है कि कर की दरों में कटौती कर दो, लेकिन जब अगर ब्याज दरों में आप वृद्धि कर दोगे ना तो फिर मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। सो यानी कि तो पहला तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, बेसिक है यार, आप लोगों को आना चाहिए था। सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, सार्वजनिक परियोजनाओं में अपर व्यय में वृद्धि करोगे, दूसरा वाला ही कदम होगा। सरकार जो होगी ना वो सार्वजनिक परियोजनाओं में क्या करेगी, व्यय में वृद्धि करेगी। तो इससे क्या होगा, मार्केट में लोगों के पास क्या होगा, पैसा जाएगा, ठीक है, पैसा जाएगा तो लोग डिमांड क्रिएट करेंगे, डिमांड क्रिएट करेंगे तो फिर क्या होगा, वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा, तो फिर हो गई ना आर्थिक मंदी से आप धीरे धीरे बाहर निकल जाओगे। बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, होना चाहिए था, ठीक है। बाकी तीन तो एलिमिनेट ही कर दो आप, ठीक है, बिल्कुल पता होना चाहिए था ना, ऐसा कोई बहुत वो टफ वाला तो नहीं था। अगर इतना भी नहीं आ रहा है ना तो फिर अपनी जहां से इकोनॉमी पढ़े हो ना एक बार जाके फिर से आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। इसमें भी वही वाली बात कर रहा है कि कर की दरों में वृद्धि नहीं करेगा, कर की दरों में कमी करनी होगी, तो ये वाला खत्म हो जाएगा। अगला, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी करोगे क्या, नहीं ना, कमी तो नहीं करोगे, बढ़ाओगे, ठीक है। मिलता जुलता स्टेटमेंट था बट इसका बी आंसर था, बहुत ही इजी क्वेश्चन कह सकते हो आप। तो ये आपका तीसरा का हो गया, ठीक है। चैप्टर ये वाला तो आप लोग पढ़ोगे, छोड़ोगे थोड़ी ना, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना होता है, ठीक है। चौथा वाला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सेम उसी वाले से है, कब मांग बढ़ेगी कम नहीं बढ़ेगी, ये वाला अच्छा क्वेश्चन था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर किसी वस्तु के लिए बाजार की मांग बढ़ सकती है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, पूछ रहा है किस कंडीशन में, निम्न दी गई परिस्थितियों में से किस कंडीशन में जो होगी उस ऑब्जेक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी। पहला बढ़िए, तो अगर इसकी जो स्थानापन्न वस्तु है उसकी कीमत में वृद्धि हो जाए तो क्या उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। बशर्ते अगर आप समझ पाते हैं ना, इनकी लैंग्वेज समझ पाते हैं ना, तो बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन था। क्या पूछ रहा है, मान लीजिए ना कि एक ऑब्जेक्ट है हमारा ए, ठीक है, जिसका पूछ रहा है कि इसकी मांग कब बढ़ेगी। पूछ क्या रहा है, फिर पहले स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इसकी जो स्थापन्न वस्तु है, मान लीजिए आप खरीदने जाते हो ए, ठीक है, और जो बी है इसकी वो स्थापन वस्तु है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर इस बी वाले की जो कीमत बढ़ जाती है, मान लीजिए आपके पास दो चॉइस है, या तो आप ए खरीद लो और घर वाले बोलते हैं कि जाओ इस वाली चीज को खरीद लाओ, और अगर ये ना मिलेगी ना तो ये वाली खरीद लेना, ठीक है। तो वही बोल रहा है ना कि तो ये जो बी होगी वो ए की स्थापन्न वस्तु हो जाएगी। तो बोल रहा है ना कि अगर बी की जो कीमत बढ़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है अगर बी की कीमत बढ़ जाएगी और दोनों बराबर ही हैं तो आप लोग किसको प्रीफर करोगे, आप ए को प्रीफर करोगे ना, तो मतलब इसकी फिर क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ सकती है, ठीक है ना। सो पहला वाला स्टेटमेंट तो इस हिसाब से बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई ना। तो यानी कि अगर पहला जब बिल्कुल सही है तो हमारा एक स्टेटमेंट तो यहां से गायब हो गया है, बड़ी बात है। फिर अगला, इसकी जो पूरक वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि हो जाएगी, इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो क्या ए की डिमांड बढ़ सकती है, क्या नहीं होगी, ठीक है। पूरक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये जो है ना ये है चीनी, ठीक है, चीनी है, ठीक है, और आपको चाय बनानी है, ठीक है, तो चीनी के साथ आपको चाय पत्ती चाहिए ना, चाय पत्ती चाहिए ना, ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो चीनी और चाय पत्ती होगी ना एक दूसरे की पूरक कहलाएंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि मान लो आपकी इसकी डिमांड कब बढ़ेगी, अगर चाय पत्ती की कीमत में अगर वृद्धि हो जाएगी तो क्या आप चीनी खरीदोगे, क्या नहीं, अवॉइड करोगे ना कि चलो ठीक है अभी चाय पीना ही छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी जो है प्राइस हाइक कर गई है, इसकी प्राइस तो बढ़ गई है, तो फिर आप चाय पीना छोड़ दोगे ना तो मतलब फिर चीनी की डिमांड भी
नहीं होगी, तो ठीक है, उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी। तो अगर पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की जो बाजार मांग होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो दूसरा तो फिर गलत बोल रहा है ना, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि उसकी बाजार मांग कब बढ़ेगी, तो इस वाली कंडीशन में तो नहीं बढ़ेगी, तो यानी कि दूसरा जो है वो गलत है। तो दूसरा जो गलत है तो उसको हटा दीजिए अब, ठीक है। तो तीसरा, हाँ 14134, अब देख लीजिए तीसरा वाला क्या है। वस्तु जो है वो घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो वस्तु वाला होता है ना, कुछ वस्तुएं होती हैं जैसे इन्फीरियर गुड्स होती है, घटिया वस्तुएं होती हैं, फिर गिफन गुड्स होती हैं। तो जो ये गुड्स के टाइप्स है ना, एक बार देख लेना आप लोग, क्योंकि ना 3-4 प्रकार की होती हैं, उनको आप लोग देख लोगे। तो तीसरा वाला क्या बोला, हाँ तो दूसरा गलत हो गया था ना। तीसरा क्या बोल रहा है कि वस्तु जो है वो घटिया किस्म की है, तो अगर उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है तो क्या आप उस घटिया वस्तु की डिमांड क्रिएट करोगे क्या। मान लो कोई घटिया वस्तु है, ये वाली ए है, ठीक है। तो आपके पास अगर पैसे आएंगे तो फिर इस घटिया वस्तु को क्यों खरीदोगे, इससे जो आपके पास ज्यादा पैसे आएंगे तो जो अच्छी वाली क्वालिटी वाला होगा वो खरीद लोगे ना। तो आय के बढ़ने से, आपकी आय में वृद्धि से जो घटिया वस्तु होती है ना उसकी कीमत घटते, उसकी डिमांड घट जाएगी। तो तीसरा भी तो नहीं होगा, आ गया आंसर, ठीक है। चौथा हो जाएगा, चौथा देख लो कि अगर इसकी कीमत घटती है, जाहिर सी बात है, मान लो कोई चीज है मार्केट में, उसकी कीमत घटेगी तो आप लोग ज्यादा खरीद लोगे, ठीक है ना। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन था, बशर्ते आप वो जो पहला और दूसरा वाला समझ सकते थे ना, कि जो ये अस्थापन्न वस्तु है और पूरक वस्तु क्या है, ठीक है। सो इजी क्वेश्चन था, मैं तो कहूंगा इजी ही था बिल्कुल। इकोनॉमी के क्वेश्चन सच में बहुत इजी होते हैं, ठीक है। 15-20 क्वेश्चन आते हैं और आराम से करोगे आप ना, तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के तो बाकी तो आपके हैंडी होते हैं काफी। सो फिफ्थ वाला क्वेश्चन, शहरी सरकारी बैंकों के बारे में बात कर रहा है। उस समय महाराष्ट्र में कोई बैंक था, कॉर्पोरेटिव बैंक था, वो शायद फेल कर गया था। तो उस समय ना फिर वो सरकार लेके आई थी कि उनको पूरा का पूरा जो कार्यभार होगा वो फिर कौन देखेगा, आरबीआई देखी थी। इसके पहले ना इस पे डुअल कंट्रोल होता था, एक तो स्टेट भी करता था अपने वो रजिस्ट्रार के माध्यम से, फिर उसके बाद आरबीआई भी करती थी, ठीक है। तो जब ये महाराष्ट्र वाला जो केस हुआ था ना, तो उसके बाद पूरा का पूरा अधिकार दे गया था आरबीआई को। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम, ठीक है। और हम लोग जाने से पहले जब बैंकिंग वाला चैप्टर करते हैं ना, तो फिर ये शहरी सहकारी बैंक जो होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, मतलब बैंकिंग वाला पूरा करोगे तो उसमें सहकारी बैंक तो आ ही जाता है, ठीक है। तो पहला वाला वही था, राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है, यही वाला गलत हुआ था, ठीक है ना। पहले किया जाता था, चेंज हुआ था, तो यानी कि वो करंट अफेयर था। तो आपने कहीं कहीं उस टाइम तो करंट अफेयर में पढ़ा ही होगा, इसका सीधा आंसर आ गया था, ठीक है। सीख क्या सकते हो, ये वाला बैंकिंग वाला चैप्टर कर लोगे, प्लस इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हो रहा है ना, वो सारा का सारा आप लोग पढ़ लोगे। देखो वो जो मंदी वाला क्वेश्चन था वो भी करंट अफेयर से कह सकते हो जोड़ के आया था, साथ ही ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स वाला क्वेश्चन है ये भी करंट अफेयर से जोड़ के आया है। मतलब इकोनॉमी का जो करंट अफेयर है ना पिछले 1 साल का, उसे प्लीज आप लोग दोहरा लोगे, और क्वेश्चन करते वक्त फिर क्या करोगे, अपने दिमाग जो है ना बिल्कुल खोल के वहां पे बैठोगे, कहीं ना कहीं हेल्प आपको मिल जाती है। हेल्प देखो यहाँ से बंद हुई है, ठीक है, बट यहाँ तो हेल्प मिली हुई है ना। और हम लोग जो एलिमिनेट कर रहे हैं, जो गेस कर रहे हैं ना, अधिकतर देखोगे कि यही तीनों में कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिली जाती है, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3, ठीक है ना। फैक्ट पढ़ लो अगर पढ़ना चाहो तो, या फिर आगे के लिए आप लोग जो पढ़ोगे ना तो इसको देख लेना, इसको मेमोराइज कर लेना कि हाँ दूसरा और जो तीसरा होता है बिल्कुल सही है, कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं, यानी कि शेयर जारी कर सकते हैं। अगला 1996 में ना एक संशोधन के माध्यम से जो बैंककारी विनियमन अधिनियम है 1949 उसके कार्यक्षेत्र में लाया गया था, मतलब वो जो आरबीआई का कंट्रोल बढ़ाया गया था, फिर वो डुअल कंट्रोल हो गया था, ठीक है। सो आगे के लिए जो बैंक वाला है ना पूरा का पूरा आप लोग देख लोगे। सो इजी क्वेश्चन था ये भी। छठा क्वेश्चन, हाँ भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल, जो बॉन्ड यील्ड है, निम्नलिखित में से किससे या फिर किनसे प्रभावित हो सकती है। बॉन्ड की कीमत, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी, किस पे प्रभाव पड़ सकता है। सिंपल सा ना, वो प्रभाव की अगर जहां भी बात करें ना तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि प्रभाव तो किसी से भी पड़ सकता है, चाहे घरेलू घटना हो उससे पड़ सकता है, चाहे बाहरी घटना हो उससे पड़ सकता है, ठीक है ना। तो इसमें तो गैस भी कर सकते थे आप लोग,
जैसे पहले क्या पूछ रहा है कि हमारा बॉन्ड यील्ड जो है ना किस किस कंडीशन में प्रभावित होगा, अगर यूएस में कुछ घटना हो रही है, यूएस का जो फेड रिजर्व है अगर वो कुछ कार्रवाई करता है, ठीक है, वहां अगर जो उसकी रेपो रेट वगैरह है बढ़ाता घटाता है, तो क्या हमारी बॉन्ड यील्ड पे प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल। हम लोग ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं ना, तो एक वर्ल्ड में वो भी यूएसए की इकोनॉमी में अगर कुछ भी उतार चढ़ाव होगा तो उससे हमारी जो बॉन्ड यील्ड होगी बिल्कुल बिल्कुल प्रभावित होगी। बहुत दिमाग नहीं लगाना था, ठीक है। ऑप्शन बच गया 1 2 1 2 3, यानी कि 2 तो ऑटोमेटिक सही होगा बाई डिफॉल्ट, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई सोचने की बात भी नहीं थी कि आरबीआई ही तो सब कुछ हमारी इकोनॉमी की दिशा तय करता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा बताओ, आपके कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ रही है घट रही है, ठीक है, या आपकी जो अल्प अवधि ब्याज दर है उसमें कमी या फिर ज्यादा हो रहा है, तो इससे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल है। सिर्फ पूछा है कि प्रभाव ही तो पड़ेगा ना, तो प्रभाव तीनों से पड़ सकता है, ठीक है। बहुत दिमाग नहीं लगाना था आपका, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी था। और ये वाला इसमें से आप देख सकते हो ना कि यहाँ जो फेड रिजर्व होता है ना, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि फेड रिजर्व में कुछ भी होता है ना, वहाँ अगर वो अपने यहाँ रेपो रेट घटाता है बढ़ाता है तो आपके यहाँ से क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे यहाँ से पूंजी प्रभाव होगा कि नहीं होगा, हमारे बॉन्ड यील्ड पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट देख सकते हो क्या होगा क्या नहीं होगा। सो आगे के लिए आप लोग प्रिपेयर हो सकते हो, ठीक है। 6 का फिर आंसर क्या हो जाएगा? 6 का डी। 7 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से जो किसे या फिर किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जा सकता है, किसे एफडीआई कहा गया, किसे एफडीआई में सम्मिलित किया जा रहा है, बिल्कुल यूपीएससी का पक्का पकाया टॉपिक है, ठीक है। एफडीआई से पूछता है, वही जो एक्सटर्नल सेक्टर वाला हम लोग चैप्टर बोलते हैं ना कि वहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं, वो डिवैल्यूएशन वगैरह वाला, सो वहीं से क्वेश्चन था। 7वां का पहला फिर स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है कि किसी किसी आप लोग एफडीआई बोल सकते हो। पहला वाला देखो, विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय जो बॉन्ड होते हैं, क्या उन्हें आप लोग बोलते हो? देखो उस समय ना मुझे बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिली थी, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लेकिन दूसरा वाले से जो गैस वाला तरीका है ना, वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। बोल रहा है ना कि कुछ शर्तों के साथ जो एफ होते हैं, देखो अमूमन क्या होता है, एफ डी आई और जो एफ होते हैं, हम लोग इन्हीं के बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं ना कि जो एफ क्या होती है ये थोड़े से लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और ये तुरंत फ्लड कर लेते हैं ना, ये हॉट मनी वाले होते हैं। इतना डिफरेंस हम लोग पढ़ते हैं कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है मोर देन 10% के साथ। लेकिन इनकी लैंग्वेज देखिएगा कि कुछ शर्तों के साथ जो विदेशी संस्थागत निवेश होते हैं ना, विदेशी संस्थागत निवेश लेकिन कुछ शर्तों के साथ, तो वही शर्त अगर चेंज कर दोगे ना, उनका शेयर परसेंटेज बढ़ा दोगे, तो यस वही जो होगा फिर एफडीआई में कन्वर्ट हो जाएगा ना, ठीक है। एफडीआई और एफ तो बोल रहा है ना कि यही जो एफ है कुछ शर्तों के साथ जो होता है अगर लागू हो जाएगा तो क्या वो एफडीआई बन सकता है? यस, वही शर्तें अप्लाई कर दोगे, जो एफआईआई होगा वो एफडीआई बन जाएगा। तो ये जो आगे जो कुछ शर्तें जोड़ा था ना, इसकी वजह से तो श्योर हो गया था कि हाँ ये पक्का ही पक्का एफडीआई होगा। तो आप देख लो कि दूसरा कहाँ पे है, दूसरा किसमें है, 2 ऑप्शन आ गया, 50% का चांस आ गया ना, तब तो आप कर ही सकते थे, ठीक है। तो 2 4 बचा और 1 2 3 बचा, ठीक है। तो इन 3 में से अब आपकी श्रद्धा थी, ठीक है, कौन से क्वेश्चन पे जाते हो, क्योंकि मुझे तो उस टाइम ना बहुत ज्यादा हेल्प नहीं लग रही थी, ठीक है। वैश्विक जो डिपॉजिटरी रिजर्व होता है, सो इसमें जो आंसर था ना, आंसर इसका क्या था, ए। मुझे नहीं पता मेरा सही गया था कि गलत किया था, बट हाँ मैंने 2 ऑप्शन को ना एलिमिनेट तो बिल्कुल ऐसे ही किया था, और इसका जो आंसर है ये 1 2 और 3 है, ठीक है। तो आगे के लिए आप जो लोग क्या करोगे, ये एफडीआई है, एफआईआई है, उसको एक बार देख लोगे, और ये जो 4 नए नए टर्म्स आ रहे हैं ना, एक बार उनको गूगल करके देख लोगे कि हाँ ये एक्चुअली होते क्या हैं, इनके बारे में पूरा आप 360 एक बार देख लोगे, ठीक है। सो ये इसका आंसर था। 8वां, अवमूल्यन। पिछली बार भी ऐसा आया था, अभी 2023 में हम लोगों ने पढ़ा था अधिमूल्यन या कुछ करके ऐसे क्वेश्चन था ना, वही वाला चैप्टर है। तो इस वाले चैप्टर से तो हमेशा यू कह सकते हो कि यूपीएससी की थीम रिपीट हुई है, और ऐसे क्वेश्चन में आप गलती नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन है, अगर किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, मान लो ना किसी मुद्रा है उसकी आप वैल्यू घटाते हो, अवमूल्यन का मतलब जानबूझ के आप कम कर देते हो, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? अनिवार्य रूप से क्या होगा, पहला, क्या उसकी जो विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ जाएगी, पहला स्टेटमेंट है।
अगर पता होता ना, जब हम लोग पढ़ते हैं कि यस यही होता है, अगर किसी मुद्रा की वैल्यू घटती है ना तो नुकसान तो बहुत सारे होते हैं, फायदा एक ये होता है ना कि उसकी जो कॉम्पिटिटिवनेस होती है ना बाहर बाजारों में वो बढ़ जाती है। तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ना कि श्योर हो जाते हैं ना कि वो आपका व्यापार संतुलन सही हो जाएगा। हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या कि हमारा जो फिर एक्सपोर्ट होगा ना, जो निर्यात होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से तो पहला बिल्कुल श्योर हो सकता था, 2023 में भी यही कॉन्सेप्ट लगा था। ठीक है ना, सो देख लो थीम कैसे आप वर्क कर सकते हो। अगर आपने 2021 में इस पे किया होता, आई थिंक 2022 में भी क्वेश्चन ही था, तो फिर आप 2023 में आराम से सही हो सकते थे। ठीक है ना, तो पहला तो बिल्कुल सही हो गया है। जब पहला सही है तो आपके सी और डी गायब हो गए। अब दूसरा देख लो, दूसरा क्या है, घरेलू मुद्रा के जो विदेशी मूल्य को बढ़ाता है क्या? सीधा सीधा यहीं से पूछ रहा था, आप बताओ अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? अवमूल्यन का मतलब ही होता है कि जो घरेलू मुद्रा होती है वो उसका जो विदेशी मूल्य होता है वो घट जाता है, ना कि बढ़ जाता है। बिल्कुल अवमूल्यन का उल्टा बोल दिया है, वो अधिमूल्यन बता रहा है। ठीक है ना, तो ये तो बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट है, अगर ये गलत करोगे तो फिर तो पाप लगेगा, तो दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा आंसर आ गया, किसका? ए आंसर है। ठीक है ना, और तीसरा भी अगर एलिमिनेट करना चाहते थे अगर आप, तो एलिमिनेट कर सकते थे। बोला है कि अवमूल्यन होगा तो क्या आपका व्यापार संतुलन सुधर जाएगा क्या? बहुत श्योर नहीं हो सकते। वो भी बोल रहा है कि अनिवार्य रूप से व्यापार संतुलन सुधर जाएगा। मान लो आपका अवमूल्यन हो गया, ठीक है, आपने अवमूल्यन कर लिया, तो हो सकता है कि आपका एक्सपोर्ट उससे बढ़ जाए, लेकिन क्या आप इंपोर्ट को कम कर लोगे क्या? मान लो बहुत सारी कंडीशन है, उस टाइम हमारा जो है क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो मान लो जिस टाइम आपने अवमूल्यन किया उसी टाइम गल्फ कंट्रीज में वार हो जाए, जैसे रसिया यूक्रेन का मान लो अगर वॉर चल रहा है, तो उससे फिर जो क्रूड ऑयल्स है ना उनकी प्राइस हाइक कर जाएगी, और फिर जब हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में जो हमारा व्यापार संतुलन होगा मे भी हो सकता है कि वो और सुधार ना हो के और खराब हो जाए। ठीक है, तो इतना हेल्प मिल रहा था, हर ऑप्शन से तो हेल्प मिल रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था केवल केवल एक। ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड जो भी होगा ना, अवमूल्यन, अधिमूल्यन, ठीक है, जो भी है मुद्रा ह्रास, आप लोग देख लोगे। नवा क्वेश्चन, भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा एक जो है वो भारत सरकार की चिंता का सबसे प्रमुख कारण है? ब्लैक मनी। पूरे साल सुनते हो आप लोग ना कि ब्लैक मनी होता क्या है। पूरे साल जो है ईडी है ना छापे मारी करती रहती है कि यहां से काला धन पकड़ा गया, काला धन पकड़ा गया। क्वेश्चन वहीं से आ गया है। तो काला धन क्या होता है? काला धन आपको तो पता होगा बिल्कुल ना, कि काला धन वो धन होता है जो जो हमारी टैक्स अथॉरिटीज है ना, टैक्स अथॉरिटीज हैं, उनकी नज़र से बाहर रहता है। मतलब आप लोग ना उस पर टैक्स पे नहीं करते हो, लेकिन वो संपत्ति रखे रहते हो। ठीक है ना, उसी को ब्लैक मनी कहते हैं। तो इन सारों में से देखो क्या क्या होता है। पहला, भारत सरकार के लिए चिंता का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? प्रमुख बोल रहा है। ठीक है, तो पहला क्या होता है कि अगर ब्लैक मनी मार्केट में है तो जो उससे अस्थावर संपदा के क्रय और विलासिता युक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का अपयोजन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। ठीक है, गलत तो नहीं है, सही है। बी वाला क्या है? अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश हो सकता है, जवाहरात, गहने, सोना इत्यादि का क्रय हो सकता है ना, दोनों सही है। तीसरा, राजनीतिक दलों को बड़े चंदे एवं क्षेत्रवाद का विकास हो सकता है। ठीक है भाई, बिना किसी के पास बिना सोर्स के बताए हुए पैसा है तो वो लोग क्या करेंगे, इधर उधर ही तो खर्च करेंगे ना। तीसरा भी सही है। चौथा पढ़िए, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। ठीक है, अब देखो चारों का चारों बिल्कुल सही है, लेकिन पूछा क्या है कि सरकार की चिंता का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो इन चारों में से आप डिसाइड करोगे ना कि सबसे प्रमुख कारण क्या है, तो सबसे प्रमुख कारण यही वाला है। ठीक है, कि सरकार को क्या होता है, टैक्स इवेजन के कारण क्या होता है, उसके राजकोष में राजस्व जमा नहीं हो पाता। ठीक है ना, सरकार के पास जाता मान लो टैक्स मिलता तो सरकार फिर है ना उसको और जो विकासात्मक कार्य है या फिर लोगों की भलाई वाला है उसमें लगाती ना। तो लेकिन क्या होता है, टैक्स इवेजन के कारण फिर क्या होता है, टैक्स इवेजन के कारण क्या होता है, राजस्व की हानि हो जाती है। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल होना चाहिए था। तो अभी 9 क्वेश्चन में से ना मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन इकोनॉमी का था जो बिल्कुल टफ था। आप अगर ठीक ठाक से प्रिपेयर होके जाते ना तो नहीं हो सकता था। तो इकोनॉमी तो अब तक इजी ही थी। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो कौन सा है अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रा स्फीति कारक हो सकता है? सबसे ज्यादा जो है ना इन्फ्लेशनरी
कौन सा है, बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डिट्टो क्वेश्चन रिपीट हुई है। आई थिंक पीछे किसी साल में जो ना बिल्कुल यही लाइन आई थी कि निम्न में से जो है ना सरकार जो है इसमें से क्या नहीं करेगी, तो क्या नहीं करेगी, तो ये वाला जो लाइन थी ना कि नई मुद्रा का सृजन नहीं करेगी, ये पीछे आप लोग उठा के देख लीजिएगा 1918 में कहीं होगा, ठीक है। तो यही वाला काम करेगी, चारों ऑप्शन में से यही वाला था कि सरकार जो है ना वो नई मुद्रा का सृजन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि नई मुद्रा का जब सृजन करेगी ना तो मार्केट में नया नया पैसा आ जाएगा, फिर लोगों के पास क्या होगा, वही लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो लोग फिर डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है ना। सो यही है, चारों में से कौन सा काम नहीं करेगी, तो डी वाला नहीं करेगी। तो जो हम लोगों ने बोला था ना कि R&D करना है, तो R&D इसीलिए करना है कि थीम रिपीट होती है, हर बार रिपीट होती है, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन में आपको रिपीटेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। सो बहुत सोचना नहीं था ना, ये तो इजी क्वेश्चन था, इतना माथापच्ची क्यों करना। हाँ बिल्कुल। 11 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे जो है किसी अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा गुणक है, मनी मल्टीप्लायर है ना, मनी मल्टीप्लायर में वृद्धि हो सकती है। चार ऑप्शन देखोगे, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना जिससे मनी मल्टीप्लायर में वृद्धि हो सकती है। मतलब मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, मनी सप्लाई में वृद्धि हो सकती है, ठीक है। इंक्रीज इन द मनी सप्लाई किस में हो सकता है, चारों ऑप्शन पढ़ो। द मनी मल्टीप्लायर इन द इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। चारों ऑप्शन पढ़ो, आपको चारों को पढ़ के ना बताओ किस में से आपको लग रहा है कि उससे मनी सप्लाई मार्केट में जो होगी बढ़ जाएगी। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला, बैंकों में अगर आरक्षित नगदी निधि अनुपात में वृद्धि होती है। आप बताओ, ये पढ़ते हो ना आप लोग, कैश रिजर्व रेशियो, अगर इससे CRR में वृद्धि करोगे, ठीक है, तो बैंकों को क्या होगा, बैंकों को कुछ ज्यादा अमाउंट में पैसा अपने पास एज अ कैश रखना होगा ना। तो अगर अपने पास कैश रखेंगे तो फिर मार्केट में तो नहीं जा पाएगा, लोन ज्यादा नहीं दे पाएंगे ना, तो मतलब इससे तो फिर क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर में वृद्धि नहीं होगी। पहला तो बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा हो गया, वो दोनों सेम टॉपिक है, CRR और जो SLR होता है ना, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। सेम उसमें भी बोल रहा है कि अगर SLR में अगर आप वृद्धि करते हो तो क्या इससे मनी मल्टीप्लायर में वृद्धि होगी, बिल्कुल नहीं होगी। सेम कंडीशन है, इसमें भी आपको पैसा जो होगा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर तो जब इसको रिजर्व रखना पड़ेगा तो लोगों के पास तो नहीं जाएगा, तो मतलब दूसरा भी नहीं होगा, ठीक। अब या तो C होगा या तो D होगा। तो देख लो, लोगों की अगर बैंकिंग आदतों में वृद्धि होती है तो क्या इससे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी, चांसेस तो हैं, बिल्कुल बढ़ेगी, ठीक है। डी वाला देख लेते हैं कि देश की अगर जनसंख्या में मान लो वृद्धि हो जाए, तो आप बताओ, आपको अगर चूज करना रहे C वाले में और D वाले में, ठीक है, तो क्या चूज करोगे। लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि होने से मार्केट में पैसा जाएगा, या फिर देश की जनसंख्या बढ़ जाएगी उससे पैसा हो जाएगा। मान लो देश की जनसंख्या बढ़ती जाए और लोगों के पास पैसे ही ना हो, तो क्या इस, या फिर लोग खर्च ही ना करना चाहें, तो उससे क्या बढ़ जाएगी, क्या मनी सप्लाई मार्केट में नहीं बढ़ेगी ना। अगर हाँ, लोगों की जनसंख्या छोटी ही रहे लेकिन उनकी बैंकिंग आदतों में वृद्धि हो जाए, तो इससे क्या होगा, अवश्य ही अवश्य जो मुद्रा गुणक होगा उसमें वृद्धि होगी, ठीक है ना। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ना, बिल्कुल। 12th वाला क्वेश्चन, सेम थीम रिपीट होती है, बिल्कुल सेम थीम रिपीट होती है, सोचना ही नहीं था। पूछ रहा है ना कि इन्फ्लेशन से क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो डिमांड प्रेरित, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होती है उसमें वृद्धि निम्नलिखित में से किन कारणों से हो सकती हो। बताओ आप लोग ना किस कंडीशन में ना डिमांड ज्यादा करेंगे, अब पढ़ लो किस में से किस कंडीशन में डिमांड ज्यादा करेंगे। पहला क्या बोल रहा है, विस्तारकारी नीतियां, ठीक है। मान लो जो RBI है, सरकार जो है, अगर वो विस्तारकारी नीति अपना रही है तो इससे क्या डिमांड बढ़ेगी, बिल्कुल सही है। अगर पीछे इन्फ्लेशन थोड़ा सा भी पड़ रखा है ना तो बिल्कुल सही होती है कि सरकार जो होती है, अगर मंदी है ना, मंदी से दूर जाने के लिए फिर क्या करती है, विस्तारकारी नीति अपनाती है, और उसकी वजह से लोग क्या करते हैं, लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है, फिर वो डिमांड करते हैं। तो ये तो पक्का पक्का सही हो जाएगा, ठीक है। आपका एक ऑप्शन गया वहां से। दूसरा, राजकोषीय प्रोत्साहन, मान लो सरकार जो है ना वो टैक्स में आपको छूट दे रही है, अभी बजट आएगा ना, इंतरिम बजट इस साल तो आएगा, तो मान लो सरकार जो है ना टैक्स में छूट दे रही है, सब्सिडी की कुछ व्यवस्था कर दे रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा बचेगा, फिर डिमांड क्रिएट करेंगे ना, तो यस, इससे भी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी होगी। तो 1 2 तो बिल्कुल सही होगा, 1 2 सब में ही था वैसे भी, तो ऑलरेडी तो सही था बाय डिफॉल्ट। तीसरा बताओ, जो मुद्रास्फीति सूचकांकन मजदूरी, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस
पढ़ा है, सुन रखा है क्या? मैंने तो नहीं सुन रखा था, ठीक है। तो इसको अभी रख लेते हैं। चौथा देख लो, उच्च क्रय शक्ति, लोगों की क्रय करने की क्षमता जो है ना, मान लो कि लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो इसी को कहते हैं उच्च क्रय शक्ति, ठीक है। मान लो 100 रुपए थे, उसमें से 30 रुपए आप लोग अपनी बेसिक नीड पे खर्च कर देते थे और 70 रुपए आपके पास खर्च करने के लिए बचते थे, ठीक है। इस केस में अभी क्या हो जाएगा, मान लो आप लोग के पास या फिर 150 रुपए आपके पास अब आने लगे और खर्च आपका वही 30 रुपए हो गया, तो अब आपके पास 120 रुपए मिल रहे हैं खर्च करने के लिए। तो आप बताओ, अगर ऐसी कंडीशन बनती है, आपकी परचेजिंग पावर आपकी बढ़ जाती है, तो क्या करोगे आप लोग? डिमांड क्रिएट करोगे ना, बिल्कुल क्रिएट करोगे, ठीक है। सो यानी कि चौथा भी तो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो चौथा सही हो जाएगा ना। सो ये वाला भी ऑप्शन गया। अब आपका क्या हो सकता है, 1 2 4 या 1 2 3 4 5, और पांचवा भी देख लो, यानी कि ये वाला तो बिल्कुल सही था। पांचवा क्या है, बढ़ती ब्याज दर। अगर ब्याज दर बढ़ जाएगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ब्याज दर बढ़ेगी, मार्केट में पैसा कम जाएगा। मान लो जैसे वही था CRR, या फिर आपका नहीं, वो रेपो और रिवर्स रेपो होता है ना, उसको ब्याज दर लेते हैं, ठीक है। तो मान लो आपका रेपो जो है वो बढ़ जाएगा, सरकार उसको बढ़ा दे रही है, तो उससे फिर क्या होगा, बैंक जो होंगे ना वो कम लोन लेंगे, बैंकों के पास पैसा कम होगा तो लोगों को वो महंगा देगा, फिर लोगों के पास पैसा ज्यादा नहीं जाएगा। यानी कि अगर बढ़ती ब्याज दर हो जाएगी ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे, तो फिर वो डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे। तो यानी कि जो पांचवा जो होगा वो तो नहीं हो सकता है, तो एलिमिनेट कर दो, ठीक है। यानी कि पांचवा तो तीनों में था, अगर सिर्फ पांचवा पढ़ के करते ना तो आपका ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाता, फिर सोचना भी नहीं था। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 का 4, 4 2 का 1, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ना, बिल्कुल बेसिक था, ये तो समझाने के लिए था, अदरवाइज पांचवा पकड़ के सीधा एलिमिनेट करते आपका खत्म हो जाता। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ भी है ना, इवन आप सिर्फ PYQ कर लो ना, ये सब PYQ की थीम है, सब पूछ रखा है किससे ना, वो कौन प्रसारकारी है, कौन संकुचरकारी है, यही क्वेश्चन आता है। सो इसका आंसर तो 1 2 का 4 था, ठीक है। 12th वाला क्वेश्चन था ना ये, हाँ 12th का ए बिल्कुल सही है। आगे के लिए आप लोग यही वाला चैप्टर रिपीट कर लोगे या फिर UPSC की भी वही थीम देख लोगे, आ जाएगा। आई थिंक सारा कॉन्सेप्ट तो आपको इसी में समझ में आ गया होगा, तो इजी था ये भी। हम्म ये ना करंट अफेयर था, ये करंट अफेयर था, उस साल क्या हुआ था अभी आपको बताता हूँ मैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोषीय बिल, ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के जो ऋण बांड होते हैं उसमें निवेश कर सकते थे। यस, यही चेंज हुआ था। पहले क्या होता था ना कि अगर आपको ट्रेजरी बिल या फिर ये सरकार के बॉन्ड लेने होते थे ना, बीच में कोई, मान लो ये आपका RBI था, तो बीच में ना कोई आपका एक मध्यस्थ होता था, ठीक है, ठीक है। आप उससे फिर जाके आप मान लो कोई व्यक्ति है तो डायरेक्ट सरकार के पास नहीं जा सकता था, ठीक है, इनसे लेना होता था। तो उस साल वही चेंजिंग हो गई थी कि आप फिर क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ले सकते हो। तो वो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही था, करंट अफेयर था, ठीक है। सो पहला अगर पता होता वो करंट अफेयर से था, पता होना चाहिए था। सो C और D गायब हो जाता। तो आपका क्या बचा, आप या तो A हो सकता है या तो B हो सकता है। दूसरा देख लो, बातचीत से तय लेन देन प्रणाली, ऑर्डर मिलान, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग, भारतीय रिजर्व बैंक का एक सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। अब देखो तीसरा पे तो सोचना नहीं है, तो तीसरा छोड़ दो, ठीक है, सिर्फ दूसरा हो सकता था। यानी कि आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप A मारते या तो फिर एक और दो मारते हैं। तो मुझे नहीं पता मैंने उस टाइम क्या किया था, क्योंकि मेरे पास पेपर नहीं है, ठीक है। बट अब आपके लेकिन 50-50 तो पहुंच गए आप लोग ना, दो ऑप्शन तो आपका इजीली एलिमिनेट हो गया। तो अब या तो 1 पे जाते हैं या फिर 1 एंड 2 पे जाते हैं, ठीक है। बाय द वे इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था 1 एंड 2। ये जो नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग जो प्रणाली है ना, वो भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। तो ये आज फैक्ट आप लोग रट लोगे, ठीक है। नेक्स्ट के लिए करोगे कि ये भी जो भी प्रणाली है ना, ट्रेजरी बिल यहाँ से देखो बन रहा है, भारत सरकार की ऋण बॉन्ड हो गए हैं, देन ये आपका ये वाला नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग हो गया है, ये सारा, फिर ये सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड हो गया है। ये नए नए टर्म्स आ रहे हैं, इनके बारे में आप गूगल करो, इनकी क्या व्यवस्था है वो आप लोग देख सकते हो। तो R&D का मतलब ये होता है, ठीक है। सो ये इसका करना था। कह सकते थे टफ था, क्योंकि 50-50 पे छूट रहा है ना, सीधा आपका आंसर तो नहीं आ रहा था। तो 50% चांस थे कि सही भी हो सकता था, 50% चांस थे कि गलत भी हो सकता था, ठीक। ये 14th वाला, वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखो मैंने तो सुन नहीं रखा था, बट सीधा सीधा वहीं जाके
इसको किया था। और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन में ना हिंट देती है, जो बहुत हट के क्वेश्चन आते हैं ना, जो आपकी बुक में नहीं मिलते हैं, जो कोर कॉन्सेप्ट में नहीं मिलते हैं, यूपीएससी अपनी लैंग्वेज में वहाँ हेल्प कर देती है, मैंने ये देखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछा है, वाटर क्रेडिट के संदर्भ में विचार करना था आपको। पहला बोल रहा है कि यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य करने के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों माइक्रो फाइनेंस को लागू करता है। नाम से लग रहा है वाटर क्रेडिट, जल के लिए कुछ क्रेडिट वगैरह मिलेगा, और उसी को हिंदी में समझ लो ट्रांसलेट करके दे दिया है कि यह जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए माइक्रो फाइनेंस प्रदान करता है। ठीक है, मिलता जुलता था, बिल्कुल आप गैस कर सकते थे। गैस करने का ये तरीका है, बिल्कुल अगर मॉडरेट साउंड करे और उससे मिलता जुलता करे ना तो हम कर लोगे। जैसे हम लोगों ने जब कल क्वेश्चन किया था 2022 वाले में, तो उसका हम लोगों ने कुछ पढ़ा था ना, पोलर कोड, तो ऐसे वर्ड हम लोगों ने मैच किया था, तो सेम वहां से ऐसे कर सकते थे। ठीक है, तो पहला अगर गैस कर रहे हो ना तो पहला ऐसे सही मार सकते थे। दूसरा, यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और वर्ल्ड बैंक के तत्वाधान में प्रारंभ किया गया है। देखो ये पहल है ना जिसको हम लोग पहली बार वहां जाके सुन रहे हैं, और इनकी शुरुआत कौन कर रहा है, WHO कर रहा है और वर्ल्ड बैंक कर रहा है। ऐसा पॉसिबल है क्या कि WHO शुरू करेगा, वर्ल्ड बैंक शुरू करेगा, और हम लोग नाम जो है वहां जाके पहली बार सुनेंगे? तो एक बार अपने ना पढ़े हुए पे थोड़ा सा बिलीव कीजिए कि अगर इन दो की अगर पहल रहती ना तो हम लोग बिल्कुल पढ़े होते हैं। और जो मैंने आपको 2022 के पेपर में बताया भी था ना कि लास्ट में एग्जाम से एक महीने पहले ना इनकी रिसेंट में कौन कौन सी पहले होती हैं, ये जो मेजर मेजर बॉडीज होती हैं उनको आप लोग गूगल कर लोगे कि 1-2 साल में इन्होंने कौन कौन सा इनिशिएटिव शुरू किया है। ठीक है, तो आप अगर ऐसा करते हैं ना तो दूसरा आपको बिल्कुल गलत हो गया था। ठीक है, और जो हम लोगों ने एलिमिनेशन का बताया था, जैसे मैंने पहला बताया था कि पहला गेस कर सकते हो कि राइट कैसे है, वैसे गलत वाले में मैं लगातार बोल रहा हूँ ना कि बहुत अगर वो फोकस होकर बात कर रहा है ना कि ये पर्टिकुलर जो पहल है इसे इसने शुरू किया है, अगर इसने शुरू किया है तो गलत होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये देखो दो बॉडीज बोल रही हैं, दोनों में से कोई ना कोई तो गलत होगा ही होगा। ठीक है, तो दूसरा वाला एलिमिनेट करते सीधा सीधा देखो आपका आंसर आ गया था। ठीक है, और तीसरा वाला भी लैंग्वेज बहुत जनरली है कि इसका जो उद्देश्य होता है वो निर्धन व्यक्तियों को सहायकी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है। कोई अगर योजना चलती है ना और बोले कि जो निर्धन व्यक्ति हैं उनकी भलाई के लिए काम हो रहा है, तो अमूमन जो होती है वो सही होती है। पॉजिटिव किसी भी योजना के बारे में कोई पॉजिटिव चीज होती है ना, बहुत हद तक चांसेस होते हैं, 90% चांस होता है कि वो सही होगा। तो दूसरा वाले से तो आपको हेल्प मिल सकती थी, दूसरा जैसे ही एलिमिनेट करते आपका आंसर आता। ठीक है, तो अगर आपका गैस वर्क थोड़ा सा अच्छा है और अगर वहां पे आपने पकड़ लिया ना तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन इजी था। ठीक है, आप लोग जो एक चीज ये वाली नई वाली चीज प्लीज कर लेना कि जो मेजर बॉडीज है ना, चाहे इन्वायरमेंट के सेक्टर में हो चाहे इकोनॉमी के सेक्टर में हो, तो उनके लास्ट की कुछ अगर 1-2 साल के जो इनिशिएटिव्स है ना उनको आप लोग जाते वक्त गूगल कर लेना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो एटलीस्ट एलिमिनेशन में तो हेल्प करेंगे आपके। ठीक है, 15th वाला क्वेश्चन, भारत में जो अंतिम उधारदाता है, ये भी यूपीएससी की वो रिपीटेड लाइन है। एक बार जैसे क्वेश्चन पूछा था ना कि निम्न में से जो है आरबीआई के कौन कौन से काम है, तो ये वाला टर्म उसमें लिखा हुआ था। एक ऑप्शन में था कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, वो यूपीएससी करता है। ठीक है, तो ये लाइन आ चुकी थी, यही आरएनडी किया होता तो आपको सीधा सीधा पता होता कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, भारत में अंतिम उधारदाता लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के रूप में जो सेंट्रल बैंक होता है यानी कि अपना आरबीआई होता है, उसके कार्य जो है निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। पहला देखिए, अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकाय को ऋण प्रदान करना है क्या? बिल्कुल बिल्कुल गलत है। आरबीआई जो होता है वो इंडस्ट्रीज को तो लोन नहीं देता है ना, वो बैंकों को सिर्फ देता है, इंडस्ट्रीज को नहीं देता है। तो व्यापार और उद्योग निकायों को बिल्कुल नहीं देता है। ऐसा होता तो जो भी देखो जिसको व्यापार में घाटा होता पहुंच जाता आरबीआई के पास अर्जी लेने ना, कितनी मनमानी हो जाती। तो यानी कि पहला वाला तो बिल्कुल गलत है, कोई लॉजिक नहीं बन रहा था। ठीक है, दूसरा, अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना, बिल्कुल यही लास्ट रिजॉर्ट का मतलब यही होता है कि ठीक है बहुत कुछ आकस्मिक अगर संकट उत्पन्न हो गया है तो जो आरबीआई है वो बैंकों के लिए यही हेल्प करेगा। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग अ टेम्पररी क्राइसिस, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दूसरा सही है, 50-50 फिर आ गया। तीसरा, बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना। ठीक है, सरकारों को ऋण देना ये आरबीआई का जनरली काम नहीं होता है। ठीक है, इसके बिहाफ पे जो होता है वो सिक्योरिटीज वगैरह बॉन्ड वगैरह तो देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मान लो बजट घाटा हो गया है फिर आप आरबीआई के पास पहुंच जाओ कि मुझे पैसा दे दो। ठीक है, और ये काम शायद बंद भी कर दिया गया है, वो जो कौन सा था हिनाट प्रबंधन में जो है ना उसमें कुछ था, तो ये नहीं है, ये वाला काम तो नहीं है। ठीक है,
तो आप लोग पहला वाला एलिमिनेट कर सकते थे। मे बी अगर आपको फंसना होता ना तो ये तीसरे वाले में फंस सकते थे कि आरबीआई जो है सरकार को बजट घाटे के प्रबंधन के लिए देती है कि नहीं देती है। ये काम अब बंद कर चुकी है, ठीक है ना, नहीं देती है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। कह सकते हो ये यूपीएससी की थीम रिपीट हुई थी। अगर आपने पीछे आरबीआई की वो आरएनडी किया होता ना तो ये क्वेश्चन इजी था। क्वेश्चन पूछा हुआ था कि निम्न में से जो आरबीआई के जो कार्य हैं वो कौन कौन से थे। तो एक बार आप लोग जाके ना आरबीआई के बारे में पूरा का पूरा पढ़ लोगे कि इसकी स्थापना कब होती है। देखो आरबीआई से 2 क्वेश्चन आ गए ना, एक तो पहला पहला वाला क्वेश्चन था उसके अध्यक्ष के बारे, गवर्नर के बारे में, और इसके बारे इसकी कार्य के बारे में। तो एक बार पूरा आरबीआई वाला देख लोगे ना, आरबीआई 1934 वाला एक्ट देख लोगे आप, 1949 वाला देख लोगे, किसकी किसकी वो रेगुलेट करता है, नियामक निकाय किसका किसका है वो देख लोगे, और ये सब सारा चेक कर लोगे एक लोग, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर से है, ये तो पढ़ के जाते हैं, बिल्कुल होना चाहिए था। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, जो इकोनॉमी से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, या तो बिल्कुल सीधे स्टैटिक से उठ के आ रहे हैं या सीधा करंट अफेयर से उठ के आ रहे हैं। इन 2 चीजों पे करोगे आपके 15-20 क्वेश्चन बिल्कुल रखे पड़े हैं, ठीक है। 30 नंबर तो आपके सिर्फ इकोनॉमी से हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस साधन उपलब्ध कराती है। यह भी बड़ा अजीब सा क्वेश्चन उस समय आया था, मैंने तो पढ़ नहीं रखा था, गेस किया था, ठीक है, और शायद मेरा गेस सही भी था क्या उस समय। जैसे देखो R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस लिखा हुआ है ना, बाकी सब मैच करते हैं। अगर देखो रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि अगर उसको है, उसका पारिस्थितिक प्रबंधन के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत होता है ना, तो हम लोग पढ़ते हैं इन्वायरमेंट में, पढ़े ही होते हैं, ठीक है। तो इसको तो एलिमिनेट कर सकते थे। ऐसे ही अगला इन्वायरमेंट क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसका भी अगर कुछ होता ना तो हम लोग पढ़े होते हैं। 2 तो मैंने एलिमिनेट कर रखा था, ठीक है। अब या तो आपका ए हो सकता था या तो सी हो सकता था, दोनों में, दोनों की लैंग्वेज देखो। इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार, ये कुछ कोड है, और व्यवहार की बात कर रहा है ना, तो व्यवहार का मतलब क्या होता है, कुछ रूल रेगुलेशन कुछ नॉर्म्स होते हैं, और ये भी एक कुछ कोड की बात कर रहा है, ठीक है, और यहाँ भी कोड की बात कर रहा है। तो आप 50-50 गेस कर सकते थे बाई वर्ड, ठीक है। और सी वाला क्या है, निम्नलिखित भूमि पर कृषि फसलों की खेती का संधारणीय विकास। दोनों में से बताओ क्या लग रहा है, खेती के विकास के लिए कोई कोड वाला संहिता होगा या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकल वाला होगा वहां से होगा, ठीक है। तो गैस करते ना तो बहुत हद तक चांस था कि आप ए पर छूटते, तो मैंने तो ए गैस किया था, तो मेरा सही भी था, ठीक है ना। रिस्की क्वेश्चन था। अभी देखो इकोनॉमी के सारे क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, और लगभग 15 क्वेश्चन में से अगर आपका सही सही पढ़ा होता है ना तो 15 भी सही होता, 15 का 15 सही हो सकता था, या एटलीस्ट 14 तो सही ही होता। तो उस कंडीशन में छोड़ सकते थे, अगर नीचे पीछे ठीक ठाक क्वेश्चन हो गया ना तो इसको छोड़ सकते थे आप लोग, ठीक है। या फिर गैस आपका सही है तो फिर गैस ऐसे करते तो आ जाता, ठीक। हम्म जो ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का क्या कारण है। जो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स होते हैं उनसे चिंता क्यों होती है। ऐसे क्वेश्चन में अमूमन जो होता है ना, मैं तो डी ट्राई करता हूँ। अगर बहुत वो कुछ क्वेश्चन देख के लगता, स्टेटमेंट देख के लगता नहीं है कि वो गलत है ना, तो ऑप्शन मैं डी करता हूँ, ठीक है। आई थिंक मैंने वहां पे डी भी किया था। जैसे लैंग्वेज देखो इसकी, वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने वहां पे ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने वहां पे तीनों को सही कर लिया था, क्योंकि लैंग्वेज जरा देखोगे ना तो बहुत ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा था। दूसरे जैसे पहले को मैंने वहां पे ये किया था 1 2 3, लेकिन यूपीएससी जब वो आया है ना तो इसके आंसर आई थिंक ये है, इसका ये है। पहले दूसरा और तीसरा देख ले, फिर बात करते हैं ना कि पहला वाला क्यों गलत हो गया है। दूसरा बोल रहा है कि जो कॉपर स्लैग होता है पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निछालक का कारण बन सकता है। अभी हम लोगों ने जो गैस वाला पढ़ रहे हैं ना उसमें क्या बोल रहे हैं, जहां ये वर्ड आ जाए ना उसके चांसेस होते हैं कि वो 99% सही होगा। बोल रहा है कि जो कॉपर स्लैग होता है पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निछालन का कारण बन सकता है, ठीक है। वो उसका कचरा ही तो है, तो उसमें से हो सकता है कि कुछ हैवी मेटल्स होंगे वो लीच करके पोल्यूटेंट बन सकते हैं ना, बिल्कुल सही है। तीसरा भी सेम वही लैंग्वेज है कि ये जो होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। मान लो आप वो जो क्या है
ताम्र जला रहे हो ना, कॉपर का जो वो खनिज होगा उसको आप जलाओगे तो सल्फर डाइऑक्साइड तो निकलेगी ही निकलेगी, गैस के रूप में निकलेगी ना, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो जो गैस बोलोगे सब निकलेगी। तो दूसरा और तीसरा आप गैस कर सकते थे, ठीक है। तो और पहला वाली लैंग्वेज था ना, तो वहां पे मैंने क्या किया था, सीधा सीधा 1 2 3 मार दिया था। बट यूपीएससी ने अभी ना 2 और 3 पकड़ सही किया हुआ है, पहले के वो गलत माना है। तो इसमें जो अगर एलिमिनेट कर सकते थे ना, तो ये वाला वर्ड पकड़ सकते थे, घातक मात्रा में, ठीक है। लेकिन बहुत वो कुछ हेल्प तो नहीं मिली थी, तो मैंने वहां पे डी ट्राई किया था, बट इसका आंसर क्या था 2 and 3, ठीक है। लेकिन अब दो स्टेटमेंट तो पढ़ लो ना कि कैसे जो इसका जनरल स्टेटमेंट होता है बिल्कुल वो कैसे आप पकड़ोगे, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन ऐसा था। फर्नेस ऑयल, ये तो इजी क्वेश्चन था। जो भट्ठी तेल होता है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या यह तेल परिष्करणीय रिफाइनरीज का एक उत्पाद होता है? यस। जो ऑयल की रिफाइनिंग होती है ना, जो कच्चे तेल की, क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग होती है, भंजक आशवन, उससे क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं, तो उससे ये भी निकलता है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा होता ना तो भी कर सकते हो कि हाँ ये जो रिफाइनरीज होती हैं उससे निकलने वाला एक प्रोडक्ट है, तो ये ऐसे कर सकते थे कि पहला वाला सही है। दूसरा, अब तो जनरल आ गया, कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। कोई तेल है, ठीक है, और लैंग्वेज को देखो कि कुछ उद्योग होते हैं, सारे उद्योग नहीं, सिर्फ कुछ उद्योग जो होते हैं इसका उपयोग जो होते हैं ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। तो कर सकते हैं भाई, इतने सारे उद्योग हैं, क्या पता उसमें से कुछ प्रयोग करते हैं। तो 1 2 आपका हो गया। तीसरा देख लो, इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। लैंग्वेज देखो कि इसका प्रयोग करोगे, अगर फर्नेस ऑयल का करोगे तो उससे फिर वो सल्फर का एमिशन होगा, वही सल्फर डाई ऑक्साइड निकलेगा, ठीक है, निकलेगा, ठीक है ना। सो ऐसे आप कर सकते थे गैस, ठीक है ना, इजी था। ब्लू कार्बन, ये भी हम लोग जो वो वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, पर्यावरण प्रदूषण वाला पढ़ते हैं या फिर जो भी पढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग वाला जो चैप्टर वाला है उसमें इन्वायरमेंट शुरू हो गया है। तो इन्वायरमेंट में हम लोग बिल्कुल पढ़ते हैं कि ब्लू कार्बन होता क्या है। अच्छा, कार्बन जो होते हैं ना, आपको बता देता हूँ, 4 टाइप के होते हैं। एक आपका क्या होता है, ब्लैक कार्बन होता है, जैसे आप मान लो कोयला जला रहे हैं तो उससे जो निकलेगा ब्लैक कार्बन हो गया। अगर आप अगला क्या होता है, भूरा कार्बन होता है, ब्राउन कार्बन, ठीक है। आप अगर बायोमास जला रहे हैं ना तो उससे जो कार्बन निकलेगा वो होता है ब्राउन कार्बन। और ये जो दोनों के दोनों होते हैं ना, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये ग्रीन हाउस होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करते हैं, क्योंकि ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं और अल्टीमेटली जो पृथ्वी का तापमान है उसको बढ़ाने में योगदान देते हैं। तो ये दो तो हो गए खराब वाले, मान लो, ठीक है। उसके बाद हम जब लोग पढ़ते हैं तो 2 वाला जो पढ़ते हैं ना कि वो कार्बन सिंक का काम करते हैं, ठीक है, कार्बन को एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं, तो ये अच्छे वाले होते हैं। उसमें कौन कौन सा हम लोग पढ़ते हैं, एक तो ब्लू कार्बन को पढ़ते हैं ना, एक ब्लू कार्बन को पढ़ते हैं, और दूसरा कौन सा पढ़ते हैं, ग्रीन कार्बन को पढ़ते हैं, ठीक है, ग्रीन कार्बन को पढ़ते हैं। जैसे मान लो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में जो फ्री कार्बन होता है एज अ कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करके, ग्लूकोज में कन्वर्ट करके अपनी बॉडी में रख लेते हैं ना, पेड़ पौधे पत्तियों में, तने में, जड़ में, कहीं भी रख लेते हैं। तो वो कार्बन जो होता है स्टोर्ड, वो होता है ग्रीन कार्बन। और यही अगर जो होता है ना, वो मैंग्रोव करते हैं, दलदल वाले करते हैं, या फिर समुद्र में जो आपके वो प्लांट्स होते हैं ना, सीवीड्स वगैरह, वो करते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं ब्लू कार्बन। तो यही था, पढ़े होगे, बिल्कुल बेसिक सा था। अगर इसमें नहीं किया तो फिर दिक्कत है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है कुछ, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या था, ब्लू कार्बन का मतलब क्या होगा, महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा जो प्रग्रहित कार्बन होता है ना, उसे ही ब्लू कार्बन कहते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, बहुत इजी क्वेश्चन था। इधर देखो मिलता जुलता भी दिया था। अगर जो बायोमास और कृषि मृदा में जो प्रच्छादित कार्बन होता है वो आपका ब्राउन वाला हो गया है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में गैसों को जलाने से निकलेगा वो आपका ब्लैक वाला हो गया है। वायुमंडल में जो विद्यमान कार्बन है वो तो फ्री वाला है, तो हो ही नहीं सकता था, सीधा पता होना चाहिए था कि ब्लू कार्बन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये जो चारों कार्बन वाला है मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। अच्छा नंबर, फ्री का नंबर था ये तो। अगला, प्रकृति में जो निम्नलिखित में से किस जीव का या फिर किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है, या फिर कह सकते हो ना इन्वायरमेंट में बॉटनी से क्वेश्चन है।
मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो मेरा ये जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है ना, काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है ना, मैंने वो जूलॉजी बॉटनी पढ़ा हुआ है, और बॉटनी मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ। ग्रेजुएशन में मेरी मैम थी डॉक्टर रेखा शर्मा, उन्होंने बॉटनी बड़ी अच्छे से पढ़ाई हुई है। ठीक है, सो ऐसे वाले जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें तो मैं तो काफ़ी सहज होता हूँ। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा आप लोग देख सकते हो इसको। क्या पूछ रहा है कि इसमें कौन जो होते हैं मृदा विहीन सतह पर पाए जाते हैं, तो इसमें से कौन पाया जाएगा? इसमें से सिंपल इतना तो आपको पता होगा कि लाइकेन जो होते हैं ना, लाइकेन ऐसे ही सतह पे पाए जाते हैं जहां मिट्टी विट्टी नहीं होती है, एटलीस्ट वहां तो ग्रो कर सकते हैं। आप लोगों ने ये सक्सेशन भी पढ़ा होगा, अनुक्रमण पढ़ा होगा ना, अनुक्रमण, कि जो कोई भी चट्टान उट्टान होती है उस पे जो शुरुआत करते हैं, जो पायोनियर कम्युनिटी होती है ना, लाइकेन बनते हैं। तो एटलीस्ट इस अगर चार में से एक को तो आपको श्योर होना चाहिए था कि लाइकेन तो पक्का होगा ही होगा। ठीक है, तो दो अगर पक्का है तो आपको यहाँ से दो तो गायब हो जाएगा। ठीक है, अब या तो केवल दो होगा या तो केवल दो तीन होगा। उसके बाद देख सकते हो ये जो मॉस होते हैं ना, यस, मॉस मतलब जो काई होती है वो वाली। ठीक है, तो यस ये भी वहां भी ग्रो कर सकती है ना जहाँ पे मिट्टी नहीं है। आपने पढ़ा होगा ना कि जो मॉस होते हैं, और आगे वो आपने पढ़ा होगा, बायोम भी पढ़ा होगा, तो उसमें पढ़ा होगा ना कि जो टुंड्रा बायोम होता है, टुंड्रा वाला बायोम होता है, वहां पे मेनली यही मॉस वगैरह उगती है, काई उगती है, और वहां पे क्या होती है, पूरी की पूरी बर्फ होती है। तो वहां से आप दिमाग लगा सकते थे, यानी कि जो दो और तीन है ना, सिर्फ दो और तीन होती है, वही मृदा विहीन जगह पे पाए जा सकते हैं। बाकी आपको कवक को ग्रो करने के लिए मिट्टी चाहिए। आपका जो फर्न होता है ना, फर्न तो आपका टेरिडोफाइट प्लांट होता है, टेरिडोफाइट वाला प्लांट होता है, पूरा वस्कुलर सिस्टम इसमें पाया जाता है, तो वो तो बिना मिट्टी के ग्रो नहीं करेगा। ठीक है ना, सो ये वाला कर सकते हो, इस हिसाब से कर सकते थे। आप आगे के लिए क्या कर सकते हो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग अपने आप को काफ़ी सहज पाओगे अगर ये दो चीज़ करोगे। देखो बॉटनी में क्या होता है ना, कुछ फाइलम है, जैसे मान लो ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ऐसा वाला जो है। और हम लोग जो साइंस वाला जब पढ़ोगे ना, बॉटनी वाला सेक्शन, तो इस वाले को जरा पढ़ लेना अच्छे से, हर फाइलम, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और दो चार जो प्लांट्स होते हैं ना इनसे मिलते जुलते, वो वाले। ऐसे ही जो एनिमल वाले में जब जाओगे ना, तो एनिमल वाला आपका प्रोटोजोवन से शुरू होता है। ठीक है, इससे पहले मोनेरा आता है, तो मोनेरा, प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा वगैरह वगैरह, कहाँ तक, पूरा मेमेलिया तक आपका। ठीक है ना, तो पूरा का पूरा कर लोगे जब ना, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, वहां आप गेस कर सकते हो। हर का पढ़ना, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना, प्लस सामने उसके कुछ एनिमल जो होते हैं ना उस वर्ग से जुड़े हुए, उनको पढ़ लोगे, तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे इजीली। ठीक है ना, तो अगर आपने किया होता तो आपको पता होता। अगर ऐसा नहीं है ना, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, तो मे बी आप थोड़ा सा टफ पढ़ सकता था, मेरे लिए ईजी था। और ऐसे दो क्वेश्चन थे, अभी आगे एक और क्वेश्चन था जहां मुझे हेल्प मिली थी। ये तो वेल नोन फैक्ट है, सब लोग जीएस में रट्टा मारते होंगे ना, कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो होता है प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में किया जाता है। मच्छर भगाने के लिए किसका यूज करते हैं? जो आपकी लेमन ग्रास होती है ना, इसकी थोड़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, वो कर सकते थे। और हाँ, पीछे से जो मैं बोल रहा ना कि यूपीएससी की थीम रिपीट होती है, तो उसमें आई थिंक जो ये कांग्रेस ग्रास होती है ना, ये आपकी है इन्वेजिव स्पीसीज। इस पे क्वेश्चन शायद पीछे पूछ चुका है, रिपीट हुई है ना, इन्वेजिव स्पीसीज है। ऐसे ही हम लोग वो लैंटेना कमारा हो गया, पार्थेनियम हो गया, उन सब के बारे में था। ठीक है, तो वहां से एलिमिनेट कर सकते थे। ये आपको सीधा पता होना चाहिए था कि इसमें से कौन जो होता है वो मच्छर भगाने के लिए यूज करते हो, तो लेमन ग्रास हो गया है। ठीक है, तो ये तो आपके लिए हो गया। अब आगे के लिए इनका भी नाम पढ़ लो। कांग्रेस घास होगी, इसको जरा सा देख लेना। जो एलिफेंट घास होती है कहाँ पाई जाती है, इसको देख लेना। साथ ही अगर ये दोनों है तो थोड़ा सा जो इन्वेजिव प्लांट है ना भारत में, एक बार उनको देख लेना। इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है जलकुंभी वगैरह के बारे में, और आगे भी पूछ सकता है, तो ऐसे ही प्रिपेयर कर लोगे आप लोग, पूरी थीम प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है ना, तो इजी क्वेश्चन था ये भी। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। ये भी वही है, मेरी बॉटनी की नॉलेज जो है मैम की वजह से। और आप लोग भी पढ़ते हो, ऐसी ऐसी नहीं कि सिर्फ मुझे भी पता होगा। साइंस तो आप लोग पढ़ते हो ना, तो उसमें जो बेसिक तैयार करोगे आप बॉटनी का और जूलॉजी का, तो उसमें नाम आता है। ठीक, इधर देखो, जो क्या है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। इसमें से जो कौन होते हैं महासागरों की आहार श्रृंखला में श्रृंखलाओं की प्राथमिक उत्पादक होते हैं। वो जो हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी का पढ़ते हैं ना, फूड सिस्टम, फूड वेब, तो उसमें जब आप पढ़ोगे ना समुद्रों वाला, तो उसमें हम लोग पढ़ते भी हैं कि जो ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं, इन्हीं का नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये हो गए, प्लस आपका जो डायटम हो गया, ये हो गया। यही जो होते हैं ना प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं। सोचना भी नहीं था। दो और तीन जो होते हैं, साइनोबैक्टीरिया और डायटम, यही दोनों होते हैं क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं मैरिन इकोसिस्टम में। ठीक है ना,
तो ये था। आगे के लिए वही करोगे, ये वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये जो इकोलॉजी वाला चैप्टर है ना, फूड चेन वगैरह, फूड चेन, फूड वेब, तो उससे जो जो रिलेटेड है वो लोग देख लोगे आप लोग। 23, ये क्वेश्चन टफ कह सकते हो, नहीं उस टाइम तो मुझे टफ लगा था, पता नहीं मेरा कहाँ से गलत हो गया था, क्योंकि मेरी जो है ना इनमें काफ़ी इंटरेस्ट होता है और लगभग मैंने सुन रखा था, बट वहाँ पे पता नहीं कैसे गलत हो गया मेरा। जैसे इसमें देखो क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन से जानवर होते हैं तीन में से ना, जो अगर उनको डराया जाता है, उनको डर महसूस होता है, तो वो फिर क्या करते हैं, अपने आप को लपेट कर एक लपेट करके एक गोल से बन जाते हैं और अपने सुभेद्य अंग जो होते हैं उनकी रक्षा करते हैं। तो इसमें देखो आप लोग पेंगोलिन तो सुने होंगे, बिल्कुल सुने होंगे ना, कि ये सल्क युक्त जानवर होता है, जैसे ही रिस्क महसूस होता है बिल्कुल फोल्ड कर लेता है। इवन आपने देखा भी होगा ना कि इवन टाइगर सॉरी लायन जो होता है वो भी इसको नहीं खा पाता है, बिल्कुल ऐसे कवच की भांति अपने लपेट लेते हैं ना, उनकी सल्क बहुत मजबूत होती है। तो तीसरा वाला तो बिल्कुल श्योर होते, और ये पेंगोलिन तो कई बार नाम आ चुका है, PYQ इसका है ना, तो अगर पढ़ा होता इसके बारे में तो आपको पता होता कि ये सल्क युक्त जानवर होता है और खतरा महसूस होने पे अपने आप को रोल कर लेता है। ठीक है, तो तीन तो श्योर हो सकते थे ना, यानी कि 50-50 पे पहुंच गए थे, तो क्वेश्चन तो करना ही करना था। तो क्या होता, यानी कि दूसरा तो बिल्कुल नहीं होगा, दूसरा ऑटोमेटिक गायब हो गया ना ऑप्शन की वजह से, या तो सिर्फ तीन हो सकता है या तो केवल एक और तीन हो सकता है। सो मेरा गलत हो गया था, मैंने सिर्फ तीन मारा था उस टाइम, मुझे ना ये जो हेज हॉग है ना इसके बारे में पता नहीं था, बाद में आके पता चला, क्वेश्चन मैंने वीडियो भी मैंने देख रखा था कि ये क्या होता है, बाद में पता चला कि ये क्या होता है। तो वैसे इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था डी। ठीक है, जो ये हेज हॉग होता है ना, इसमें कांटे निकले होते हैं, कांटे निकले होते हैं बिल्कुल, ये भी जब वो घट रहा होता है ना तो फिर ऐसे रोल हो जाएगा, कांटे बाहर आ जाते हैं इसके। ठीक है, सो इसका आंसर क्या था, 1 and 3। और ऐसे क्वेश्चन के लिए यार क्या कहूँ, ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत कुछ नहीं होता है। हाँ, जो पीछे कुछ क्वेश्चन है ना अगर आए हुए हैं तो गेस करते तो आप इसमें पेंगोलिन को देख सकते थे, पता नहीं हेज हॉग और मॉर्मट के बारे में पीछे पूछ रखा था कि नहीं पूछ रखा था, बट अभी के लिए आप क्या करोगे, इन तीनों के बारे में ना जरा गूगल देख लोगे कि क्या होता है। एटलीस्ट ये जो पेंगोलिन है ना वो तो न्यूज़ में अक्सर रहता ही रहता है, तो इस पेंगोलिन के बारे में पूरा देख लोगे। एक होते हैं चाइनीज़ वाले पेंगोलिन और एक होते हैं इंडियन वाले पेंगोलिन, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका IUCN का स्टेटस क्या है, वो सब देख लोगे। ठीक है, 24, वनों पर जो न्यूयॉर्क घोषणा है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था कि कौन कौन से सही हैं। वो भी उस टाइम थोड़ा नया लगा था, बट UPSC ने हेल्प कर दी थी थोड़ी सी लैंग्वेज में, ऐसे वाले में तो बहुत हेल्प मिलती थी पीछे लास्ट। पहला, 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इस इसका समर्थन किया गया था। देखो बहुत ज़्यादा हेल्प तो नहीं मिल रही थी, और हम लोगों ने जो पीछे पढ़ा है ना एलिमिनेशन करने के लिए, अगर उस हिसाब से करते हैं कि ये जो पहली पहली बार वाला जो होता है वो गलत होता है, सो गलत हो सकता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है ना ये पहली बार वाला सही है, तो आप स्टैंड बाई पे रख सकते थे या फिर इसको देखते कि आगे कुछ हेल्प मिल रही है क्या, नहीं तो गलत मार सकते थे। ठीक है, दूसरा देख लो, इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया है। देखो बहुत कुछ ज्यादा ना गैस मिल रहा है ना एलिमिनेट हो रहा है ना, ऐसा भी नहीं बोल रहा है कि मैं सही हूं और ऐसा भी चिल्ला के नहीं बोल रहा है कि मैं गलत हूं, तो दो में से तो बहुत ज्यादा हेल्प मुझे नहीं मिली थी। तीसरा देखो, यह वैध रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है, तो हम लोगों ने जो एलिमिनेशन की बात की थी ना कि जहां ये वाला बात आ जाए, बाध्यकारी, कुछ जबरदस्ती जहां काम हो जाए ना तो वहां पे फिर गलत होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जबरदस्ती कुछ नहीं होता है, सब कुछ म्यूचुअल होता है। ठीक है, तो इट इज अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन। लीगली बाइंडिंग बिल्कुल नहीं है, तो इस हिसाब से आप क्या खत्म कर सकते थे, आपका दो ऑप्शन एलिमिनेट होता, तो या तो आपका 1 2 का 4 सही होता या फिर 2 and 5 सही होता। पांचवा क्या है, अच्छा चौथा, चौथा क्या है, यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देसी समुदायों द्वारा समर्थित है। आगे गेस करने के लिए आपको बता देता हूं, जहां ये सब बात रहे ना कि जिसमें बहुत लोगों की भागीदारी रहे, तो देखो किसी भी संगठन में अगर बहुत लोगों की भागीदारी होती है ना, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच होता है, विकेंद्रीकृत अगर अप्रोच होता है तो उसके सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये आप लोग ना गैस वाले में रख लीजिए कि कहाँ गैस करोगे तो ये होगा। तो यस देखो इसमें कौन कौन भागीदार है, बोल रहा कि सरकारें तो भागीदार होंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां भी भागीदार होंगी, और जो देसी समुदाय होते हैं ना वो भी हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव सी चीज़ है कि हर लोगों को उसमें भागीदारी दी जा रही है। तो चौथा तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बस चौथा सही होगा तो 1 2 का 4 सही हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को ना गैस और एलिमिनेट के लिए कुछ बहुत अलग से नहीं बता रहा हूँ, जब जरूरत महसूस होगी ना तो आप लोग कमेंट कर देना कि बनाना है कि नहीं बनाना है, तो वो हम वीडियो पूरा सीरीज खत्म करने के बाद एंड में बना देंगे। बस अगर आप 7 लोग चल रहे होगे ना तो मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसको डील कर रहा हूँ कि कब हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं और कब
गैस कर सकते हैं। तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो ना कि किस कंडीशन में गैस कर सकते हो। तो जैसे मैंने 2-3 में बता ही दिया कि कब गैस कर सकते हो। जैसे ये वाला था ना कि अगर डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है ना, लोगों की भागीदारी बढ़ाने की बात कर रही है, तो बहुत हद तक चांस क्या होता है, वो सही होता है। तो आप उसको गैस करोगे कि ये राइट है। और अगर कहीं बात करता है कि ये चीज़ जो है ना बाध्यकारी है, ये आपको ज़बरदस्ती करना ही करना है, तो उस केस में क्या होता है, गलत होता है। तो ये एलिमिनेट करने वाला होता है। तो आप इसको नोट बनाओ, लिख लो इसको, ठीक है ना। आगे हेल्प करेगा, क्योंकि आगे जो सिर्फ यहीं से हेल्प मिलने वाली है, नीचे वाला तो आप लोग भूल जाओ, ठीक है, कि ऑप्शन एक पकड़ लिया वहां से खत्म कर दोगे। तो इस वाले में थोड़ा सा आप सतर्क रहिएगा, क्योंकि पेपर अब टफ हो रहा है। पांचवा क्या बोला, हो तो गया आंसर आपका। भारत जो है इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षर कर्ताओं में से एक था। पता रहे ना पता रहे, आपका आंसर तो आ चुका था, ठीक है ना। पांचवा, तंत्रिका अपहास न्यूरो डिजेनरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किनसे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कुछ पूछ रहा है कि ये डिजीज कॉज करते हैं जो मैग्नेटाइट कण होते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ से उत्पन्न हो सकते हैं। ये भी शायद मेरा गलत गया था, ठीक है, क्योंकि देखो ऑप्शन में देखोगे ना तो पूछ रहा है ना कि कोई भी ये सूक्ष्म कण होते हैं मैग्नेटाइट के कण कहाँ कहाँ से निकल सकते थे। कोई ऐसा लॉजिक मुझे दिखा नहीं था ना कि वो मैं वहां गलत कर दूं, तो मैं तो सारे के सारे मार के चला आया था, ठीक है। बट इसका गलत था। इसका आंसर क्या था, इधर देखो, यूपीएससी ने कैसे एलिमिनेट किया था। यूपीएससी ने किया है कि जो ये माइक्रोवेव होते हैं ना, जो घर में जो माइक्रोवेव स्टोव होता है ना, इससे आपके मैग्नेटाइट के कण नहीं निकलते हैं। और साथ ही साथ जो टेलीफोन लाइन होती है ना, इनसे नहीं होते हैं। तो इसने 3 एलिमिनेट किया था, सिर्फ 3 एलिमिनेट किया था, और सीधा आंसर आ गया था 1 2 4। बट वहां मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा था, मुझे लगा था कि क्या सिर्फ कुछ बात ही तो कर रहा है, तो क्या पता माइक्रोवेव से भी निकलता होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो इसका आंसर क्या था, 1 2 और 4 था। तो ये आज हमारा कितना रहा, 1 से 25 क्वेश्चन रहा। आपको क्या लगा, पेपर इजी था ना। अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी होती, आपकी बेसिक्स अच्छी होती ना, थोड़ी से करंट अफेयर्स की पकड़ अच्छी होती, आपने पीछे R&D किया होता, तो बहुत टफ तो नहीं था। एटलीस्ट कट ऑफ तो इसमें भी आ ही सकती थी। मेरे मार्क्स इसमें 104 थे, ठीक है। सो अगर आप लोग ऐसा ही करोगे तो आपके भी मार्क्स बढ़ जाएंगे। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, स्पेशली उन लोगों से जो 2024 में एपीयर होने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग एटलीस्ट इतना तो बताइए कि जो हमारी सीरीज चल रही है ना, आपको कुछ हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही है। एटलीस्ट हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए ना कि आगे हम लोग कंटिन्यू करें, ठीक है। सो प्लीज़ जो है ना कमेंट बॉक्स, उसमें आप लोग डालिए कि कहाँ पे क्या क्या करना है। अगर हेल्पफुल है तो उसमें बोलिए कि हाँ हेल्पफुल है, और इसमें कुछ सुधार करने की जगह है तो वो भी बताइए सुधार करने की।